नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आज आप लोगों के लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं जिसमें मैं आपसे ल्यूसेंट जीके के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग। और दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों पिक्चर फॉर्मेट में रहेंगे। दोस्तों पिक्चर फॉर्मेट हमें याद करने में आसानी होती है। सारे सब 40 क्वेश्चन में सब में आपको पिक्चर दिखेगी, ठीक है, और मैप वगैरह आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, देख लीजिएगा। और दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 बार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे टेस्ट भी लूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। दोस्तों डेली बेसिस पर अब आपको वीडियो मिलेंगे और इसके अलावा आपको PDF गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो भाई मिस ना हो सके, ठीक है। लाइक जरूर करें, सेशन को शेयर करें, एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तब जाके आपके पास कंटेंट आ पाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने इसकी ई बुक नहीं ली है, दोस्तों हम लोगों ने ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की आप लोगों के लिए ई बुक भी लॉन्च की है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन टॉप 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टॉप 1000 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आपको ई बुक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरे में सब में फोटो मिलेंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको फोटो दी जाएंगी और सबका आंसर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक का सबसे टॉप ई बुक आपके लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस ई बुक को बनाने में, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप ले सकते हैं, जो कि जीके की मास्टर PDF है और इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जीके आता हो, वहाँ से दोस्तों आपके इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन कोई आए। इसमें मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रखे गए हैं, ठीक है भाई। और आपको किसी प्रकार का डाउट, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों ई बुक पर डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, इसको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि मिनिमम शुल्क में आपको ई बुक दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी भेज दी जाएगी ई बुक, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एकदम आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप एक ही क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन मैं आपको पिक्चर फॉर्मेट में करवाऊंगा, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन की मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें आसानी होती है। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है हाल के हाल। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए, आखिर आपका कितना स्कोर हो रहा है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक लाइव टेस्ट भी आपका रहेगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप पिक्चर में देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ये आखिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों। गौतम, अगर हम दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करें, दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका बिल्कुल सही, ये आपका दोस्तों सांची स्तूप है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका विदिशा के पास में स्थित है, ठीक है। विदिशा से 11 किलोमीटर दूर आपका सांची जगह है, वहाँ पर आपका भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है, ठीक है। आपका दोस्तों MP में आता है सांची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, ठीक है। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन विहार आप पिक्चर में देख रहे होंगे दोस्तों। पिक्चर में दोस्तों एक आपकी एक यूनिवर्सिटी है, एक नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भारत का सबसे प्राचीन विहार है। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म की सच्चाई दी जाती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों ए है आपका। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, सो दैट मैं डेली बेसिस पर दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन आखिर कहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन दोस्तों, आखिर प्रथम जो जैन महासभा है इसका आयोजन आखिर कहाँ पर हुआ था, चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही दोस्तों, जो प्रथम जैन महासभा है इसका आयोजन आपका पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पाटलिपुत्र की कहानी पटना की जुबानी एक किताब है, जो कि उर्मिला सिंह द्वारा रचित है, ठीक है, जिसमें पूरा मतलब सब बारे में बताया गया है, मौर्य धर्म, मौर्य वंश सबके बारे में बताया गया है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, ठीक है। ये महावीर जो स्वामी हैं और तपस्या करते हुए महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की है। चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी पावर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
पूरी जो कि आपका बिहार में, वहाँ पर दोस्तों महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए चाणक्य का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों जो आपके चाणक्य हैं इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य का जो अन्य नाम है विष्णुगुप्त है। और चाणक्य दोस्तों बेसिकली मौर्य वंश में के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आपके। ठीक है, और दोस्तों मौर्य वंश संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इनकी चाणक्य नीति बहुत ही फेमस है पूरे विश्व भर में। ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स से संबंधित है। ठीक है, राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? अभी हाल ही में मैंने आपको इसका आंसर बताया है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आपके कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, इनका कौटिल्य नाम था और चाणक्य भी इनका नाम था। ठीक है, और निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो वो खेती वही बताइए। आपके क्वेश्चन कौन कौन से देखो यार, थर्ड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए मैं आपको नोट करा देता हूँ क्वेश्चन ताकि दिक्कत ना हो। फिफ्थ, 6, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में जो खेती होती है वो आपकी धान की खेती है। दोस्तों आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये धान की खेती की फोटो है। तो धान की खेती दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है धान की खेती। ऑप्शन नंबर धान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या दोस्तों किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों अगर हम विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें दोस्तों, चीनी तो आप जानते हैं हर घर में सुबह यूज होती है, चाय वगैरह में बनाने के लिए चीनी का प्रयोग होता है। चीनी हमारे डेली यूज में लाई जाती है। तो चीनी दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में बेसिकली ब्राज़ील में चीन का सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। यानी कि शुगर का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राष्ट्र है वो आपका ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। 9th वाला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? दोस्तों आलू की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका आलू है। ये आपका जो आलू है जो कि 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? तो ये 16वीं शताब्दी में जो आलू है ये आपका पुर्तगाल से आया था। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन आपका, राज्य के कुल प्रकृति आपका भौगोलिक राष्ट्र के जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, मतलब कुल मिला के सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, आपको 4 ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन आपके दोस्तों जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम हो जाएगा। अगर हम दोस्तों भारत के नक्शा की बात करें तो मिजोरम दोस्तों आपका यहाँ मिजोरम पड़ता है। ठीक है, मिजोरम का आपका ए है और 7 सिस्टम में आपका मिजोरम आता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका मिजोरम है। और ठीक है, मैंने पूरा आपको नक्शा दिखा दिया है, ये आपका 7 सिस्टम में आता है। और राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों अगर हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो ये आपका एक पिक्चर में आप देख रहे हैं एक लोक नृत्य है जो कि लेडीज नाच रही हैं। ये बहुत ही फेमस लोक नृत्य है राजस्थान का, जिसका नाम है दोस्तों आपका घूमर वाला गाना है। एक गाना भी आपने सुना होगा घूमर वाला। तो एक घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, जो कि लेडीज महिलाएं गाती हैं। राजस्थान में महिलाएं बेसिकली इसमें डांस करती हैं। कोई भी प्रकार का डाउट हो तो बताइए, आपके साइड और बच्चे हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? आखिर कौन सा लोक नृत्य जिसको हम गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं? ठीक है, एक पिक्चर दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें एक जो आदमी है जो कि कथकली कर रहा है। ठीक है, ये आखिर कौन से बेसिकली आखिर हम गरीबों की कथकली के नाम से कौन से लोक नृत्य को जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ओटन तुल्लन को हम दोस्तों गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? दोस्तों पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध एक घराना है जो कि दोस्तों बनारस बेसिकली ये जो घराना है कौन सा घराना है? तो ये आपका बेसिकली जो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना जी आपका ग्वालियर घराना है। ठीक है, और ग्वालियर घराना है और ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर दोस्तों आपका एमपी में आता है और तानसेन नगरी भी आपकी ग्वालियर ही है। तानसेन में दोस्तों आपके जो अकबर के नौरत्न में तानसेन शामिल थे, उनका जन्म भी आपका ग्वालियर में ही हुआ है। ठीक है, चलिए
साथियों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे हम लोग आपको ऐसी ही वीडियो लाएं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें सो दैट मैं डेली बेसिस आपको वीडियो लाता रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। कौन सा क्वेश्चन है भाई? देखो ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 12, 13, 14वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। ये रहा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आपका जो वाद्य यंत्र है वो आपका दोस्तों है बीड़ा। देख रहे होंगे दोस्तों ये बीड़ा है, ठीक है। सरस्वती माता दोस्तों इसी बीड़ा को बजाती हैं, ठीक है, इसलिए सरस्वती माता को बीड़ा वादक कहा जाता है, ठीक है। तो बीड़ा आपका सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बीड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। 15 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? जो आपका संगीत यंत्र जो तबला है, तबला का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों तबला का सबसे पहले जो प्रचलन है ये आपका आप देख ही रहे होंगे, इसका तो खैर मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। तो ये आपका अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिरों की उत्तरी शैली के किस नाम से जानी जाती है? जो मंदिरों की दोस्तों उत्तरी शैली है आखिर ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी बताइए। इसका आंसर भी खैर मैंने आपको बता ही दिया है। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है ये आपकी नागा शैली के नाम से इसको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी नागा शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपकी चीज़ें होती हैं, शिखर होता है, आपका आमलक होता है, आपका ध्वज होता है, मंदिर का कलश, यहाँ पर ग्रीवा, या इस प्रकार से साथियों चीज़ें होती हैं मंदिर में, ठीक है। तो इसको हम नागा शैली के नाम से हम उत्तरी से जो मंदिर की उत्तरी शैली को हम नागा शैली के नाम से जानते हैं। चामुंडा जो माता का मंदिर आखिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो चामुंडा जो देवी का मंदिर है ये आखिर कहाँ पर स्थित है? 17 वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चामुंडा देवी का मंदिर वही बताइए फटाफट से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर है ये आपका बिल्कुल सही राजस्थान में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पिक दिख रहे होंगे, ये चामुंडा देवी मंदिर की पिक है, ठीक है। ये आपका दोस्तों राजस्थान में ये मंदिर स्थित है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों पिक्चर के माध्यम से करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कराने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ मैं आप लोगों के नई चीज़ें ला रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जीके में हो। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। जो माउंट आबू का दोस्तों दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये आखिर किसको समर्पित है? इसका आंसर क्या मैंने आपको बता ही दिया है। ये बहुत ही शानदार मंदिर है जो कि आपका राजस्थान में दोस्तों पड़ता है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में आपका पड़ता है। राजस्थान लगभग 210 किलोमीटर दूर आपका माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो कि आबू पर्वत पर है। ये मंदिर जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि जैन तीर्थंकर को आपका समर्पित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों पिक्चर में बहुत ही शानदार जो बेसिकली जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। ये जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा है आखिर किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आके किसके द्वारा लागू की गई? तो अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों आपकी लागू की गई ये आपकी विलियम बेंटिक द्वारा अंग्रेजी जो इंग्लिश एजुकेशन शुरू की गई थी भारत में। और ठीक है, और 3 दिसंबर 1829 में ही जो वायसराय आपके विलियम बेंटिक थे इन्हीं ने दोस्तों भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। और राजा राम मोहन राय की मदद से। और सती प्रथा दोस्तों बहुत ही खतरनाक प्रथा होती है जिसमें लेडीज़ों को जला दिया जाता था। आप देख रहे होंगे दोस्तों पिक्चर, ये यहाँ पर आगे अग्नि हो रही है, यहाँ पर लेडीज को अग्नि स्नान कर रही हैं वो, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने ही दोस्तों सती प्रथा उस समय जब रोक लगाई थी तो इन्हीं का अहम योगदान था। इन्हीं दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा चलाई थी ना, काफ़ी काम किए थे, ठीक है। अगर हम और गवर्नर से कंपेरिजन करें, वायसराय से कंपेरिजन करें तो इन्होंने बहुत काम किए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 वाला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है? खैर मैं आपको इसका भी आंसर बता ही दिया है मैंने। तो ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बात कही थी। वेदों की ओर चलो नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आप पिक्चर दोस्तों देख रहे होंगे, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी राइट आंसर टिक कर लेना है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत से तो क्या मैंने आपको आंसर बता ही दिया है दोस्तों। इस जो पिक है इस पिक में बताइए ये पिक में आखिर कौन है?
ठीक है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आखिर किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत के दोस्तों जो जनक हैं हम इनको राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इनका दोस्तों सती प्रथा को पर रोक लगाने पर इनका अहम योगदान था। ठीक है, देख रहे होंगे दोस्तों हम एक लेडीज है जो कि अग्नि में स्नान कर रही, यही सती प्रथा थी। ठीक है, करवा चौथ वगैरह के दोस्तों जो व्रत वगैरह थे उसी समय आए थे। अब खैर इन सब का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, अब तो बस अनमैरिड लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं और फिर किसी और के लिए, फिर किसी और के लिए, फिर किसी और का, बस केवल एक ट्रेडिशन बन चुका है करवा चौथ का व्रत। ठीक है, उस समय दोस्तों किसी के पति एक्सपायर हो जाते तो उन्हें लेडीज़ों को भी अग्नि में स्नान करना होता था, इसलिए दोस्तों लेडीज़ों ने मतलब अपनी पति की उम्र, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन है आपका जी। ठीक है, अब 22 वाला क्वेश्चन देखो यार, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने आखिर क्या नहीं करवाया है? देखिए, विधवा पुनर्विवाह पर का ये समर्थन करते थे कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। सती प्रथा इन्हीं के समय हुई थी, इन्हीं का अहम योगदान था। अंग्रेजी शिक्षा का भी इनका अहम योगदान था, लेकिन दोस्तों संस्कृत शिक्षा से संबंधित इनका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका संस्कृत शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम मॉडर्न फादर बोलते हैं। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल, देखो 23 वाला क्वेश्चन आपका, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है, ये निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत ही शानदार कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों भाई साहब एक तरफ आपकी अरब सागर मिलता है, एक तरफ आपकी बंगाली खाड़ी मिलती है और एक तरफ आपका इंडियन ओशियन मिलता है, यानी हिंद महासागर मिलता है। और तीनों भाई साहब, यहाँ पर से आपका अरब सागर आ रहा है, यहाँ से आपकी बंगाली खाड़ी है, यहाँ से आपका हिंद महासागर, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब ये तीनों मिल जाते हैं तो आप समुद्र का अलग ही यहाँ पर लहर रहती है। भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्र तेज आपका यहीं पर मिलेगा आपको कन्याकुमारी में, क्योंकि यहाँ पर 3 सागर महासागर मिलते हैं। एक तो हिंद महासागर, दोस्तों हिंद महासागर केवल और केवल आपका मिलन हिंद महासागर कन्याकुमारी में होता है। कन्याकुमारी दोस्तों तमिलनाडु में आपका आता है। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे होंगे पिक्चर में, ये बहुत ही शानदार है। आप पानी भी देख रहे होंगे कितना शानदार है पानी है ना। तो ये कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये आखिर किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर बेसिकली मंदिर अपन बोल सकते हैं और ये आपका मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है। ठीक है, और बहुत से लोग बोलते हैं जब से बेसिकली यहीं पर ऐसा है लिखा गया, जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी गए थे उससे पहले यहाँ पर रहे थे बहुत टाइम। ठीक है, तो रॉक मेमोरियल आपका कन्याकुमारी में है। ठीक है, बहुत ही शानदार है। कभी आपका मौका लगे तो साउथ तरफ यहाँ जरूर जाइएगा। ठीक है, और यहाँ का शानदार बहुत ही शानदार, यहाँ पर खड़े होकर व्यू बहुत शानदार मिलता है। ठीक है, पूरे समुद्र को देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा अद्भुत नज़ारा रहता है यहाँ का। 24 वाला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ठीक है, बताइए मेरे भाई, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो आपके राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है राजा राम मोहन राय की पिक्चर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? इसका आंसर तो क्या मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तब भी यार बताइएगा लास्ट तक कितने इसको सही आपके, मैंने आपको 5-10-12 मतलब आपको 30-40% के तो खैर मैंने आपको आंसर बता ही दिए हैं। इसमें आप पिक्चर में ही देख रहे होंगे। आगे निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। और ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि दोस्तों किसके संस्थापक थे अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आर्य समाज राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, 26 वाला क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 57 का विद्रोह कि कहाँ से शुरू हुआ था बताइए। ठीक है, इनमें 10 लोगों का मतलब मेन अहम भूमिका थी 10 लोगों की। और 87 का जो विद्रोह हुआ था ये आपका मेरठ के बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मंगल पांडे की पिक है, इसमें आपका रानी
अवंतीबाई भी शामिल थी, नाना साहब भी शामिल थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से प्रतिनिधित्व कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी, टाटा टोपे, कुंवर सिंह की पिक देख रहे होंगे आप, बख्त खान, लियाकत अली खान और बेगम हजरत महल, ये सब लोग शामिल थे इसका आंदोलन में, इनके अहम योगदान था। ठीक है, तो मेरठ की बैरकपुर से चालू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 वाला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यह रहा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो दोस्तों ये थे मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर मंगल पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे बेसिकली एक सैनिक था, ठीक है, भारतीय सिपाही था, जिसने दोस्तों बेसिकली जो चर्बी वाले जो पहले कारतूस अंग्रेजों ने चलाए थे, तो वो मतलब उसको उपयोग मुंह में लगाने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद विद्रोह पनप गया था 1857 में। फिर उसके बाद इन सब लोगों का अहम योगदान था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे को बाद में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए 28 वाला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल आखिर कौन था? दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल उस समय, खैर मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया है, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर है। और लॉर्ड कैनिंग दोस्तों कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा, यानी कि इसका 6 साल का कार्यकाल रहा था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, चलिए 29 वाला क्वेश्चन, बस 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इन नेताओं में से दोस्तों सबसे पहले बलिदान आखिर किसने दिया? तो बताइए इनमें से सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने दोस्तों स्टार्ट किया, तो मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अपना बलिदान दिया। इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे की सैनिक थे। ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिक में आप देख रहे होंगे मंगल पांडे की पिक है। ठीक है, शहीद मंगल पांडे की पिक है। बाकी दोस्तों ये सब आपको रानी अवंतीबाई हुई, ये नाना साहब हुए, बहादुर शाह जफर दिल्ली का था, और जो रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, ये सब आप पिक देख रहे होंगे। सबका बहुत अहम योगदान था 1857 का विद्रोह में। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों भारत का जो पहला समाचार पत्र है आखिर किसने स्टार्ट किया था बताइए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने दोस्तों ये पहला समाचार पत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये आपका पहला समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला अखबार कलकत्ता में शुरू किया गया था। और ये आपकी जेम्स हिक्की की पिक है। इन्होंने दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, और अंग्रेजी न्यूज़पेपर था। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा। पीडीएफ दोस्तों आपको इसकी गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी, उस पर आप देख लीजिए आप लोग। और गोदान किसकी रचना थी दोस्तों? अगर हम गोदान की बात करें तो दोस्तों ये आपका 30वां क्वेश्चन है ना। चलो, गोदान दोस्तों आखिर किसकी रचना है? दोस्तों अगर हम गोदान की बात करें तो गोदान आपकी देख रहा है, ये पिक्चर देख रहे होंगे भी, बताइए आखिर पिक्चर किसकी है? इन्हीं की दोस्तों गोदान रचना है। दोस्तों मैं पिक्चर में आपको चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहें। दोस्तों गोदान है, आप जानते होंगे गोदान में प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बोला था आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है, ये प्रेमचंद जी ने ये बात बोली थी। इन्हीं की रचना है गोदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत की रचनाकार कौन है? ठीक है, भारतीय रचनाकार आखिर कौन है? इनका आंसर आपने देख ही लिया, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, और ये आपके हैं। और मैथिली शरण गुप्त भारतीय रचनाकार हैं। और इन्होंने कहा था नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्ब आहो, समझो जिसमें वह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करने तब को, नर हो न निराश करो गप को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 में। इनका यूपी में जन्म हुआ था। चिरगांव से ताल्लुका रखते हो, गहुई समाज के हैं। ठीक है, और चलिए मैथिली शरण गुप्त इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्र कवि हैं। चलिए सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग था आखिर इसका संबंध किससे था? ठीक है, बताइए फटाफट से बताइए, जो सैडलर आयोग है आखिर इसका संबंध किससे था? तो दोस्तों सैडलर आयोग का जो संबंध है ये आपका एजुकेशन से था। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, सैडलर आयोग जी देख रहे होंगे आप। और ठीक है, इनका सैडलर आयोग का जो संबंध शिक्षा से था। ठीक है, सैडलर थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आखिर कौन था? ठीक है, चलिए
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आखिर कौन थे बताइए। ये आपका 33 वाला क्वेश्चन है, ये आपका 34 वाला क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आखिर कौन था, चलिए बताइए, फटाफट से बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, राइट आंसर, खैर इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था, निधन का 25 दिसंबर 1973 के आसपास हो गया था। और इसके अलावा सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया चुका, राजनेता थे, लेखक थे, वकील थे, और ये आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, भारत के गृह मंत्री और मध्य राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं श्री राजगोपालाचारी जी। और इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इनमें से आखिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बताइए। चलिए बिल्कुल सही, खैर मैंने इसको आपको आंसर बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम राइट आंसर आपका हो जाएगा। मिजोरम दोस्तों आपका इसमें से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, और मिजोरम दोस्तों आपका 7 सेक्टर में आता है, पूर्वोत्तर के 8 राज्य होते हैं, इसमें मिजोरम भी शामिल है। ठीक है, लक्षद्वीप हुआ, दमन द्वीप हुआ, पुडुचेरी, सब आपके बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, यूनियन टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा 35 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 36 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों अगर हम पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी का ये नक्शा है। ठीक है दोस्तों, जो पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी है, पुडुचेरी दोस्तों आपका देखिए, पुडुचेरी एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि दोस्तों तीन राज्यों में, इसके 3 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में आते हैं। एक आपका केरल में माहे आता है जो कि पौंडीचेरी में आता है, एक आपका आंध्र प्रदेश में यानम जगह है जो कि आपका पौंडीचेरी में आता है, और एक आपका दोस्तों पुडुचेरी आपका ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका ये तमिलनाडु में पुडुचेरी आता है, तो 3 जिले इसके हैं। तो पुडुचेरी दोस्तों आपका बेसिकली जो पुडुचेरी किस भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, ये आपका दोस्तों पूरा केरल है, ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ये आपका त्रिवेंद्रम है, और ये आपका दोस्तों आपका यहाँ पर कन्याकुमारी है, आखिरी पॉइंट है। और इसके अलावा ये रामेश्वरम, ये आपका मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, चलिए अब देखो पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो पुडुचेरी को दोस्तों भारतीय संघ में 1962 को सम्मिलित किया गया। और ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 वाला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका 1961 राइट आंसर हो जाएगा। 1961 को पुर्तगालियों को भगाया गया गोवा से पूरी तरीके से, और फिर आपका भारतीय संघ के राज्य में शामिल हो गया गोवा। गोवा आपका दोस्तों ये है, देख रहे होंगे आप मैप। ठीक है, मैप में आपका जो भारत के नक्शे में ये आपका गोवा है। ठीक है, तो ठीक है, और ये आपका है पूरा गोवा का दोस्तों, मैंने आपको नक्शा भी दिखा दिया, ये आपका पूरा दोस्तों गोवा का नक्शा ही है। ठीक है भाई, ये आपका सबसे छोटा बेसिकली राज्य गोवा। ठीक है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आपका अरब सागर है, यहाँ पर गोवा में आपका अरब सागर है, ये आपका यहाँ पर इस तरफ आपकी बंगाली खाड़ी आ जाती है, ये आपका बंगाली खाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 वाला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान दोस्तों संसद लोकसभा का कार्यकाल आके एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, इमरजेंसी भारत में लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो ये आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, एक बार में मतलब 1 साल का समय लोकसभा बढ़ा सकती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति के हाथ में दोस्तों पूरी पावर आ जाती है, आपातकाल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, 39 वाला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का नेता कौन होता है। दोस्तों आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे यार, लोकसभा का नेता कौन होता है, कौन नहीं बता पाएगा यार। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं मोदी जी। मोदी जी दोस्तों लोकसभा के नेताजी हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में भी प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोदी जी वर्तमान में जो मोदी जी हैं कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए 40 वाला क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम सिख के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो भारत के प्रथम सिख के प्रधानमंत्री पिक्चर में आप देख ही रहे हैं, तो भारत के दोस्तों प्रथम सिख के प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हम जैसा कि आप जानते हैं मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों के सही हैं।
ठीक है। तो बच्चा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। भारत में दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में बताइए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भाई, देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में है। ठीक है। और दोस्तों जो ये 40 क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा 40 में आपके कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ABCD आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा सही। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने इस ई बुक को नहीं लिया तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आपके एग्जाम के लिए है दोस्तों, क्योंकि इसमें ल्यूसेंट जीके के टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न है। सभी में आपको फोटो के साथ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको कंटेंट डेली बेसिस पे लाता हूँ, वो आपका मिक्स कंटेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टमेटिकली रूप में कंटेंट मिलेगा, जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि 10 बार से सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न हैं। जीके का दोस्तों मास्टर PDF इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उन सब एग्जाम का आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जीके आती है वहाँ इस PDF से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, 70 से 80% क्वेश्चन आपको CD यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि 10 साल से लगातार बार बार क्वेश्चन पूछेगा, वही इस ई बुक में रखे गए हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप हमारे संपर्क कर लीजिएगा। पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशू हो तो नंबर आपको साइड आउट आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं डेली बेसिस आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।